हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत करती हूँ सीयूईटी हिंदी हब में। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं आपकी क्रिया के बारे में। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया क्या होती है, और हम अपने हर एक एक्टिविटी में जो एक्टिविटी है, अगर मैं इसे बात करूँ, ये शब्द जो एक्टिविटी है इंग्लिश का, उसे अगर मैं हिंदी में कहूँ तो क्रिया हो जाएगा। यानी कि हमारे द्वारा जो भी कार्य संपन्न किया जाता है, उठना, चलना, खेलना, कूदना, भागना, दौड़ना, बोलना, गाना, हंसना, रोना, यानी कि हम सुबह में जब उठते हैं और रात में जब सोने जाते हैं, उस दौरान उठना और सोना और इसके बीच में जितने भी कार्य हम करते हैं उसे हम क्रिया के अंतर्गत रखते हैं और उसे हम क्रिया कहते हैं। अब इसी क्रिया को किस वर्ग में विभाजित किया गया या फिर किसके अनुसार विभाजित किया गया या फिर ये क्या होती है, ये किस शब्द से बनी, इन सारी चीजों के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो पहले हम अगर बात करें तो सबसे पहले मैंने आपको थोड़ी सी चीजें बताई कि हमारे द्वारा जो कार्य संपन्न किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। अब आपको एक चीज और बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि जो क्रिया है ये परिवर्तनशील है। यानी कि जैसे जैसे चीजें होती है वैसे वैसे ये परिवर्तित हो जाती है। यानी कि लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार ये अपने रूप में परिवर्तन लाता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, क्रिया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी परिभाषा की बात कर लेते हैं, फिर हम बाकी सारी चीजों को समझेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे कहा जा रहा है जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना समझा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे उठना, बैठना, पढ़ना, जाना, रोना, गाना। क्रिया एक विकारी शब्द है जिसके रूप लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार बदलते हैं। यानी कि क्रिया क्या है, एक ऐसा शब्द है जो परिवर्तनशील है। कैसे परिवर्तित होगा, तो जैसे जैसे आपका कर्ता बदलेगा वैसे वैसे आपकी क्रिया भी बदल जाएगी। यानी कि अगर मैं मान लीजिए कहती हूं कि राम आम खाता है, ठीक है। अब अगर मैं कह दूं सीता आम खाती है, अब क्या हुआ, खाता से ये कैसे परिवर्तित हो गया, खाती में। ठीक है, अगर मैंने कह दिया लड़का खेलता है और मैंने कहा लड़के खेलते हैं, यानी यहां पे क्या हुआ, जैसे ही मैंने कहा राम खाता है तो राम क्या है, आपका पुल्लिंग है, ये क्या है, पुल्लिंग है। और अगर हम बात करेंगे तो क्रिया किसके अनुसार गई, राम के अनुसार गई, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये क्रिया क्या है, खाता है। वहीं पे अगर सीता की बात करें तो सीता क्या है बच्चे आपके लिए, स्त्रीलिंग, और स्त्रीलिंग के अनुसार आपकी क्रिया क्या हुई, खाती, यानी ये क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। लड़का खेलता है, यानी एक लड़के के बारे में बात कर रहे हैं तो क्रिया क्या है, एक वचन में है, और जैसे ही हमने कहा लड़के खेलते हैं वैसे ही आपकी क्या हो जाएगी, क्रिया परिवर्तित हो गई और खेलने से क्या हो गया, खेलना हो गया, खेलते हो गया। यानी कि आपकी क्रिया जो है किसके अनुसार बदल गई, तो वचन के अनुसार, यानी लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, कारक के अनुसार, काल के अनुसार जिसमें परिवर्तन आता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। और ये परिभाषा हमने पढ़ा था कि अगर आपके ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, पुरुष, काल के आधार पर बदल जाते हैं उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द के अंतर्गत क्रिया आती है। अब यहाँ पे ये तो समझ में आ गया आपको कि खाता, खाती, खेलता, खेलते, ये सब क्या है, क्रिया। उठना, आना, जाना, गाना, खेलना, कूदना, हंसना, दौड़ना, भागना, चीखना, चिल्लाना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो सबके सब सारे के सारे क्या होते हैं, आपके क्रिया के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ये क्रिया बनती किससे है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो क्रिया का उत्पन्न जो होता है, जो मूल शब्द है वो क्या है, तो आपने पढ़ा होगा कि क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। यानी कि क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं और उसी धातु से क्रिया का निर्माण होता है। जैसे अगर मैंने बोला खाना, आना, जाना, गाना, खेलना, पढ़ना, अब इन सारे शब्दों में एक चीज आपको कॉमन दिख रहा है, वो क्या है बच्चे, ना है। यानी कि हर शब्द में ना का इस्तेमाल हुआ है, और अगर इस ना को मैं हटा दूं तो हर शब्द क्या हो जाएगा, अपने मूल रूप में आ जाएगा। यानी कि उसका जो मूल रूप हो जाएगा वो उसमें आएगा। जैसे कि खा का, खा में हमने ना जोड़ा था तो खाना हो गया, आना का
आ, जाना का जा, गाना का गा, खेलना का खेल, पढ़ना का पढ़। यानी ये जो शब्द आपको दिख रहे हैं ये क्या है, ये आपके मूल रूप हैं। ये क्या है, क्रिया का मूल रूप है। ठीक, अब ये मूल रूप क्या होता है, तो क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। यानी जिस शब्द से आपकी क्रिया का निर्माण होता है, जिसमें प्रत्यय जोड़ने के बाद हम उसके रूप में परिवर्तित करके और उसका इस्तेमाल वाक्य में करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। यानी क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है और क्रिया शब्द धातु के शब्दों में प्रत्यय के योग से बनते हैं। यानी कि ये क्या है आपके, ये आपके धातु कहलाते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। और इसी में जब हम ना जोड़ देते हैं तब ये क्रिया बन जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, मूल धातु कहीं मिलता है, कहीं कहीं आप धातु के नाम से भी जानते होंगे, सुनते होंगे और सुना होगा। ठीक है, अब क्या है कि यही आपके मूल शब्द में ही हम अलग अलग प्रकार के प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं, यानी अलग अलग तरीके से प्रत्यय लगाते हैं और फिर हम क्रिया का निर्माण करते हैं। तो आपका जो क्रिया है वो क्या है, अगर कभी पूछ दिया गया तो धातु जो है उससे क्रिया का निर्माण होता है। ठीक है, और क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। यानी कि जो बेसिक है उसे हम धातु कहते हैं। हमारा जो मूल रूप होगा शब्द का उसे हम धातु के नाम से जानते हैं। यानी कि अब आपको पता है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है, धातु कहा जाता है। इसी धातु में हम प्रत्यय जोड़ते हैं और आपका क्या करते हैं, क्रिया का निर्माण करते हैं। ये बेसिक चीज है जो आपकी क्रिया के बारे में है। अब हमने क्रिया की परिभाषा देख लिया, हमने धातु को समझ लिया। अब थोड़ी सी क्रिया के बारे में और थोड़ी सी क्रिया की विशेषता को देखते हैं ताकि हमारा सब कुछ जो है क्लियर हो जाए, एक बार में हमें समझ में आ जाए। तो अगर मैं बात करूं तो क्रिया व्याकरण के अनुसार क्रिया की परिभाषा क्या होती है। सरल शब्दों में कहे तो क्रिया हिंदी भाषा के वाक्यों में वह शब्द है जो किसी काम, कार्य, कर्म का बोध कराते हैं। यानी कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसका बोध कराया जा रहा होगा, वो किसके माध्यम से होता है, तो वो क्रिया के माध्यम से होता है। ठीक है, क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है कर्ता द्वारा किसी कार्य का होना। क्रिया शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या माना जा रहा है, किसी कार्य का होना। हम कहते हैं ना, अरे यह क्रिया संपन्न कीजिए, यानी इस कार्य को संपन्न कीजिए। हम जब किसी भी कार्य को कर रहे होते हैं उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं बैठना, ये क्या है, आपके द्वारा क्रिया किया गया। कहते हैं ना कि अपनी क्रियाकलाप बताओ, यानी जो जो काम आप करते हो वो आपको बताना होता है। ठीक है, हिंदी वाक्यों में क्रिया एक विकारी शब्द है जिसकी उत्पत्ति मूल धातु शब्द से मानी जाती है। जब भी हम किसी मूल धातु शब्द में ना प्रत्यय लगाते हैं तो वह शब्द क्रिया बन जाती है। जैसे आना, जाना, खोना, खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, ये सारे क्या हैं, आपके क्रिया शब्द हैं। अब यहाँ पे एक दो उदाहरण देख लें। खरगोश भागा, रमा ने खाना खाया, मंत्री नगर में आए। पहले वाक्य में खरगोश के विषय में भागने का विधान किया गया, अतः भागना क्या हो गया आपके द्वारा, क्रिया। यानी कि जो भी कार्यकर्ता कर रहा है वो क्या हो जाएगा, वो क्रिया हो जाएगा। वाक्य में रमा ने खाना खाने का कार्य किया, अतः खाना क्या हो गया आपके लिए, खाना मतलब खाया वाला खाना। यहाँ पे ये जो खाद है आपका, ये क्या है, ये आपका मूल रूप है। इसी में ना जोड़ दिया तो खाना बना, और अगर हमने या जोड़ दिया तो खाया बना। ठीक है, तो यहाँ पे वो खाना खाने वाला जो बोध हो रहा है उसकी बात की जा रही है। ठीक, इसी प्रकार दूसरे वाक्य में आए शब्द के द्वारा मंत्री के विषय में विधान किया गया, अतः आया क्या हो जाएगा आपका, क्रिया हो जाएगा। जैसे अगर हम बोलते हैं, मान लीजिए जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तो ये क्या है, थे यहाँ पे क्रिया है, विधान को संपन्न कर रहा है, यानी विधान जो है वो होने का हो रहा है यहाँ पे। तो थे के माध्यम से भी क्या है, आपकी क्रिया का बोध होता है। उसी तरीके से यहाँ पे आए के माध्यम से क्या हो रहा है, आपकी क्रिया के बारे में बताया जा रहा है, जो कि जो मंत्री के द्वारा संपन्न किया जा रहा है। अब धातु के बारे में मैंने आपको बताया कि धातु किसे कहते हैं। अब उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और फिर हम मूल धातु और यौगिक धातु को समझेंगे, ताकि एक बार में सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाए। हिंदी वाक्यों में उपयोग होने वाले क्रिया शब्द का मूल रूप धातु कहलाता है। हिंदी भाषा में यदि किसी शब्द के अंत में आ, जा, खो, पा, ना लगा हुआ है तो वह शब्द क्रिया शब्द कहलाएंगे। और यदि इन शब्दों में ना, आ, पा आदि को हटा दिया जाए तो शब्द का मूल रूप धातु कहलाएगा।
गा। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है, जो बात हमने शुरू में की थी, हमने क्या किया था, हमने मूल धातु को अलग किया था, ना को अलग किया था, और हमने कहा था कि ये जो आपका शब्द है ये आपका मूल धातु है, ठीक है। तो यहाँ पे बस उसी को डिफाइन करके दो तरीके से बता दिया गया है। कह रहे हैं कि अगर हम बात करेंगे तो शब्द के अंत में आ, जा, खो, पा ना लगा हो तो वो क्या हो जाता है, वो आपकी जो है क्रिया बन जाता है। और इन्हें जब हटा दे, यानी ये आपके वो प्रत्यय हैं जिनका हम क्या करेंगे, लगा देते हैं, तो वो आपकी क्रिया बन जाती है। और जब हम इन्हें हटा देते हैं तो आपका धातु बन जाता है, और वही आपकी क्रिया का मूल रूप होता है। मुख्य रूप से ना प्रत्यय प्रचलित है, तो हम मुख्यतः उसे ही ध्यान में रखते हैं, क्योंकि सवाल और जवाब के लिए वही हमारे लिए बहुत इजी होता है और वही पूछे भी जाते हैं। धातु के प्रकार, हिंदी व्याकरण में धातु के मुख्य दो भागों में बांटा गया है, यानी दो तरीके के होते हैं। एक होता है मूल धातु और दूसरा होता है यौगिक धातु। अब मूल धातु के बारे में तो हमने बात की है, यौगिक धातु को भी समझेंगे। ये जो यौगिक धातु है, यहीं से आपका नाम धातु क्रिया जो आपने सुना है उसका भी आपको थोड़ा बहुत अंदाजा मिल जाता है। हालांकि सबसे पहले हम मूल धातु को समझते हैं। हिंदी वाक्य में प्रयोग होने वाले वह शब्द जो पूरी तरह से स्वतंत्र है और अन्य किसी शब्द पर निर्भर नहीं करते, उन्हें हम मूल धातु कहते हैं। अब हमने बात की थी तो हमने कहा ना, खा, आ, जा, गा। अब ये ऐसे शब्द है बच्चे जो स्वतंत्र हैं, यानी कि खा का मतलब खाना, आ का मतलब आना, यानी ये अपने आप को बता रहे हैं कि इनके माध्यम से कार्य संपन्न हो सकता है, इनको किसी की आवश्यकता नहीं है, परंतु वाक्य पूरा करने के लिए हम इनको इनमें प्रत्यय जोड़ करके क्या करते हैं, हम एक शब्द का निर्माण करते और कहते हैं कि ये क्रिया हो गई हमारी। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि जिन शब्दों को किसी की जरूरत ना हो, जो स्वतंत्र हो और किसी पर निर्भर ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम मूल धातु कहते हैं। और इसी मूल धातु में हम जोड़ करके क्रिया बना देते हैं। जैसे पढ़ना, अब ये क्या है आपका, पढ़ क्या है, मूल धातु। रहना, रह क्या है, मूल धातु। हथियाना, हाथ क्या है आपका, मूल धातु। रोना, रो, लिखना, लेख, मारना और मार, ये सब क्या है आपके मूल धातु के अंतर्गत आ जाते हैं। अब यहाँ जो हाथ और हथियाना दिख रहा है ना आपको, ये जो है ये आपको दो जगह मिलेगा, हालांकि ये इसमें इंक्लूड कर दिया गया, बट मुख्यतः ये कहाँ आता है, ये यौगिक के अंतर्गत आता है। कहाँ आता है, तो यौगिक के, क्योंकि यहाँ पे हथियाना जो शब्द है वो हाथ में प्रत्यय लगाने के बाद बना है और हाथ आपकी क्रिया के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यौगिक। जब हम क्रिया का निर्माण करते हैं और उसमें आपकी क्रिया जो मूल धातु वाले शब्द है उनका इस्तेमाल नहीं करते, तो हम उसे यौगिक के अंतर्गत रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने कहा यहाँ पे ये हाथ से हथियाना था, ठीक है। अब ये बात, इस बात से बतियाना बन जाता है, ठीक है। क्या बना, बात से बतियाना। अब यहाँ पे बात से जब हमने बतियाना बनाया तो ये बात आपकी क्रिया के अंतर्गत जो है वो आती है, लेकिन अगर हम बात करें तो ये बतियाना बनाते वक्त हमने क्या किया, और भी शब्दों को जोड़ा है, जिसकी वजह से ये यौगिक के अंतर्गत चली जाती है। अब आगे हम यौगिक को ही पढ़ेंगे। यौगिक धातु किसे कहते हैं। अब ऐसा है कि हम शब्द कोई भी लेके आए, यानी कि अगर हम मूल शब्दों को छोड़ देकर बाकी ऐसे कोई शब्द लेके आते जो क्रिया के अंतर्गत नहीं आते, परंतु हम उसके रूप में परिवर्तन करके क्रिया के रूप में उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो वो हमारे क्रिया के अंतर्गत आने लगती है। इसीलिए यहाँ पे यौगिक धातु की भी हम बात कर रहे हैं। जब भी मूल धातु में कोई प्रत्यय लगाकर संयुक्त धातु बनाई जाती है उसे हम यौगिक धातु कहते हैं। हिंदी भाषा में संज्ञा और विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर बताए जाने वाले शब्द यौगिक धातु का एक रूप है। जैसे कि अगर हम बात करें चलना फिरना, सोना उठना, खेलना कूदना, खाना पीना, आना जाना, बतियाना, ये सब क्या है, ये सारे के सारे आपके यौगिक धातु के अंतर्गत आते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे संयुक्त क्रिया का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि हम क्या करते हैं, दो शब्दों को अगर आपने थोड़ा भी आपको आइडिया होगा कि जब हम संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया को पढ़ते हैं तो वहां पे आपका जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द हैं उससे हम क्रिया का निर्माण करते हैं। नाम धातु के अंतर्गत क्या करते हैं, हम क्रिया के या फिर मूल रूप को छोड़ करके हम संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के शब्दों से जब हम क्रिया बना देते हैं उसे, तो हम उसे क्या कहते हैं, नाम धातु। तो ये जो यौगिक आपका धातु है वो वही कह रहा है कि जब हम क्या करते हैं
संयुक्त क्रिया को जोड़ देते हैं और फिर हम शब्द का निर्माण करते हैं, तो उसे हम यौगिक धातु के अंतर्गत रख देते हैं। अब आते हैं हम क्रिया की विशेषता। हिंदी व्याकरण में क्रिया के उपयोग हेतु कुछ निम्नलिखित विशेषताएं हैं जो इस प्रकार से हैं। हिंदी भाषा में कोई भी वाक्य बिना क्रिया के पूर्ण नहीं होता, यानी कि ऑब्वियस है कि अगर हम बात कर रहे हैं राम आता है, अब अगर हम कह दें आता हटा देते राम है व्हाट, क्या मतलब क्या निकला नहीं पता। यानी कि हमारा अगर एक भी वाक्य निर्माण हो रहा है तो हमें वहां पे क्रिया की मौजूदगी दिखानी पड़ेगी। है भी अगर हमने लगा दिया तो वो हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के अंतर्गत आ जाती है, तो हमारे वाक्य को पूरा कर देगा। जैसे कि हमने बात किया था कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे भी लग गया तो हमारा पूरा वाक्य पूरा हो गया। और अगर हम इस थे को हटा देते हैं, है को हटा देते हैं, तो क्या होगा, एक वाक्य का निर्माण करना मुश्किल हो जाएगा, यानी कि एक वाक्य का निर्माण नहीं होगा। तो यहाँ पे कहा गया है हिंदी भाषा में कोई भी वाक्य बिना क्रिया के पूर्ण नहीं होती है। हिंदी में प्रयोग होने वाली कुछ क्रियाएं स्वयं से ही स्वघटित होती हैं और कुछ क्रियाओं को घटित किया जाता है। क्रिया शब्द एक या एक से अधिक शब्दों से मिलकर बनी होती हैं। क्रिया शब्दों में क्रिया के रूप पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि का प्रभाव पड़ता है। क्रिया शब्दों में इन सभी का प्रभाव पड़ने से क्रिया शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। जो परिभाषा के अंतर्गत हमने पढ़ा था, बस उसी को थोड़ा सा डिफाइन करके यहाँ पे बता दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि रचना के आधार पर आपके जो क्रिया है उसके कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर आपकी क्रिया के दो भेद होते हैं, एक होता है अकर्मक, दूसरा होता है सकर्मक। ठीक है, अब ये जो अकर्मक और सकर्मक है, मुख्यतः सवाल यहीं से आते हैं, सवाल यहीं से पूछे जाते हैं और बार बार आप जो है यहीं पे उलझते हैं, यानी कि जो अंडरस्टैंडिंग है वो यहीं पे आपका डगमगाता है। तो एक बार हम पहले से डाउट को पूरी तरीके से क्लियर कर लेते हैं, फिर हम परिभाषा की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अकर्मक। ठीक है, इस अकर्मक को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अधन कर्मक। ठीक है, अ का मतलब क्या होता है बच्चे, अभाव, बहुत बार बताया। और कर्मक का मतलब क्या होता है, कर्म करने वाला। ठीक, अब यहाँ पे अगर मैं इस अकर्मक शब्द को तोड़ रही हूं, मैंने कहा कि अधन कर्मक, अ का मतलब अभाव और कर्मक का मतलब कि कर्म करने वाला, तो अब मुझे ये समझना होगा कि यहाँ पे दोनों को अगर मैं जोड़ूंगी, यानी कि ये दोनों जोड़ करके एक शब्द बन रहे अकर्मक, अब मैं इन दोनों का अर्थ निकालूंगी तो क्या है, कर्म करने वाले का अभाव, वाले का अभाव। यानी कि एक ये जो शब्द है वो खुद के शाब्दिक अर्थ से आपको बता रहा है कि आपकी अकर्मक क्रिया का क्या अर्थ हो जाएगा या कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो यानी कि एक ऐसा वाक्य होना चाहिए, एक ऐसे वाक्य का हम निर्माण करेंगे जहां पे कर्ता की उपस्थिति होगी, यानी जो कार्य को संपन्न कर रहा होगा, जहां पे हमारे पास क्या हो जाएगी, क्रिया की उपस्थिति होगी लेकिन किसी कर्म की उपस्थिति नहीं होगी। यानी कि अगर हम बात करेंगे तो क्रिया का प्रभाव सीधा किस पर पड़ रहा होगा, कर्ता का, और कर्ता का प्रभाव सीधा किस पे पड़ रहा होगा, क्रिया पे। तो वैसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं, या फिर वैसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, तो अकर्मक क्रिया। अब यहाँ पे एक चीज आपको देखनी है, जैसे राम खाता है। ठीक है, अब मैंने कहा राम खाता है। अब ये जो राम खाता है, राम क्या है बच्चे आपके लिए, कर्ता। क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूं तो इस राम को हम किसके अंतर्गत रखेंगे, तो कर्ता के अंतर्गत रखेंगे, इसे क्या कह देंगे हम, कर्ता। ठीक है, और ये खाता क्या है बच्चे आपके लिए, क्रिया, तो इसे हम किसके अंतर्गत रखेंगे, क्रिया। यानी आपके वाक्य में क्या है, कर्ता प्लस क्रिया, और इन दोनों के योग से आपके एक वाक्य का निर्माण हुआ है, यानी कर्म की उपस्थिति नहीं है। यानी ऐसे वाक्य जिसमें क्या हो जाएगा, आपकी कर्म की उपस्थिति नहीं होती है, जहां पे कर्म करने वाला नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्रिया, आपकी अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे हमने जब कहा कि हमारे पास राम क्या है, कर्ता है, और खाता क्या है, आपकी क्रिया है, यानी कि यहाँ पे एक कर्ता और एक क्रिया मिल गई, यानी कि आपके पास आपके वाक्य में क्या मौजूद है, तो आपके वाक्य में सिर्फ कर्ता और क्रिया मौजूद है, आपके पास कर्म की उपस्थिति नहीं है। ठीक है, अब तो ये बेसिक चीज हो गई जो हमने आपको बता दी। अब इसी के साथ
ये आसानी से हम समझ गए क्योंकि हमारे पास क्या था, दो ही शब्द थे जिसे हम आसानी से समझ गए कि हमारा खाना क्या है, अकर्मक क्रिया है। अब हम आ जाते हैं दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि बूंद से घड़ा भरता है। और ये सवाल, इस पे एम्फसाइज इसलिए करना है, यानी कि इस सवाल पे आपको ज्यादा ध्यान इसलिए देना है क्योंकि ये सवाल पूछे जा चुके हैं, यानी आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं बूंद बूंद से घड़ा भरता है तो इसको हम कैसे समझेंगे कि यहाँ पे क्या बात की जा रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक शब्द, ये दो शब्द और ये तीसरा शब्द आपको दिख रहा है। अब दिमाग में आ रहा होगा कि हमारे पास 3 शब्द तो है, हमारे पास वाक्य में 2 ही शब्द होगा तो क्रिया और कर्ता निकाल रहे थे। अब हमारे पास तो है 3 शब्द ना, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमारा घड़ा कर्म हो जाएगा, ये हमारा कर्ता हो जाएगा और ये हमारी क्रिया हो जाएगी और ये हमारा क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया तो है नहीं। यहीं पे हम हो जाते हैं गलत। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में ये बात फिट है कि कर्ता होना चाहिए, क्रिया होनी चाहिए। कर्ता और क्रिया अगर है तो ऑब्वियसली हमारा क्या है, अकर्मक क्रिया। ये दोनों नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। पर यहीं पे हम गलत हो जाते हैं। कर्ता का मतलब क्या होता है बच्चे? कर्ता का मतलब होता है कार्य करने वाला। यानी कि राम खा रहा है तो प्रभाव भी राम पे पड़ेगा, पेट भी राम का भरेगा, यानी कि राम ही है जो सर्वोपरि है। तो उसी तरीके से अगर आपके वाक्य में 2 से ज्यादा शब्द भी हैं तब भी हमें यह ध्यान देना है कि प्रभाव किस पर पड़ रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो भरेगा क्या बच्चे, घड़ा। क्या भरेगा, घड़ा भरेगा। और भर कौन रहा है, तो यहाँ पे भरना क्या है, आपकी क्रिया है, और घड़ा क्या है, आपका कर्ता है। ये बूंद बूंद आपका कर्म नहीं है, यानी आपकी क्रिया का प्रभाव इस बूंद बूंद पर नहीं पड़ रहा है। यानी कि अगर हम बात करेंगे तो भरना आपकी क्रिया और घड़ा आपका कर्ता हो जाता है। इसलिए अगर आपके 3 शब्द भी मौजूद हैं तब भी ये क्या हो जाएगा, आपका अकर्मक क्रिया कहलाएगा। अब हो सकता है कि इसकी वजह से थोड़ा डाउट और बढ़ गया होगा कि यहां तक तो क्लियर था, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहां से हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या बात हो रही है। लेकिन इसको तब हम बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे जब हम सकर्मक क्रिया को भी पढ़ लेंगे, तब हमारे लिए क्या हो जाएंगी, चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो अभी के लिए अगर यहाँ पे समझ में आ गया कि हम क्या बात कर रहे हैं तो बढ़िया है। अगर नहीं समझ में आया तो हम पहुंचेंगे, ऑब्वियसली हम यहाँ पे वापस आएंगे, इसीलिए ये स्पेस यहाँ पे खाली करते हैं और फिर से एक पेज ऐड करके हम बात कर लेते हैं आपकी सकर्मक क्रिया की, कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो फिर से तोड़ते हैं अपने शब्दों को और फिर से देखते हैं सकर्मक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है बच्चे, स धन सॉरी, स का मतलब साथ और कर्मक का मतलब कर्म करने वाला। अब यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या बनेगा, कर्म करने वाले के साथ या कर्म करने वाले के साथ। अब यहाँ पे क्या है, आपके पास क्या होगा, कर्म करने वाले के साथ, यानी कि आप जो है आपके वाक्य में क्या होगा, एक कर्म की उपस्थिति होगी। अब जैसे मैं कह दूं यहाँ पे, राम खाना खाता है। ठीक है, अब हमने कहा राम खाना खाता है। अब यहां पे क्या हो गया, खाना क्या है बच्चे, आपका कर्म है, राम क्या है आपका, तो ये आपका कर्ता है, और खाना क्या है, क्रिया। यानी अब आपके वाक्य में कर्ता भी मौजूद है, अब आपके वाक्य में कर्म भी मौजूद है, और अब आपके वाक्य में क्रिया भी मौजूद है। यानी कि जब आपका कार्य जो संपन्न किया जा रहा होगा तब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर किस पे पड़ रहा होगा, कर्म पे पड़ रहा होगा। अब पिछले में हमने पढ़ा कि राम खाता है, यानी सीधा प्रभाव किस पे पड़ रहा है, राम पे और खाने पे। ठीक है, अब हमने कहा राम खाना खाता है। अब हमने क्या किया, हमने इस बात पे जोर दिया कि राम कुछ और नहीं खा रहा है, क्या खा रहा है, खाना खा रहा है। अब अगर मैं इसी खाना को रिप्लेस कर दूं और मैं यहाँ पे कह दूं आम, तो राम क्या खा रहा है बच्चे,
आम खा रहा है, यानी कि अब हमारा जो ध्यान है वो इस बात पे नहीं है कि राम खा रहा है, अब हमारा ध्यान इस बात पे है कि वह क्या खा रहा है। क्या खा रहा है? आम खा रहा है। अब यहाँ पे जब क्या आया, वहीं पे आपका जो डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि अगर हम बात करेंगे दोनों के बीच में हम डिफरेंशिएट करने की जब देखते हैं, यही से शुरू हो जाता है। ये जो क्या आपके दिमाग में आ रहा है, यही आपका क्या बनता है, यही आपका सॉल्यूशन बनता है दोनों को पहचानने का। ठीक है, अब हमने कहा ना कि हमारी क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, आपके कर्म पे पड़ रहा है। जैसे मैंने कहा राम पुस्तक पढ़ता है, अब यहां पे मैंने कहा राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, अब जैसे ही मैंने कहा राम पुस्तक पढ़ता है, वैसे ही अब क्या हो गया, राम पुस्तक पढ़ता है, पढ़ने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है बच्चे, आपके पुस्तक पे पड़ रहा है। अब हमें इस बात से बिल्कुल ध्यान नहीं है कि भैया ये राम क्या कर रहा है, हमें इस बात से अब मतलब है कि वो किसको पढ़ रहा है, तो पुस्तक को पढ़ रहा है। यानी कि अब प्रभाव किस पे पड़ रहा है क्रिया का, तो पुस्तक पे पड़ रहा है। तो पुस्तक आपकी क्या हो जाएगी, कर्म। यानी कि अब आपकी क्रिया किसके अनुसार होगी बच्चे, कर्म के अनुसार होगी। यानी कि अगर मैं बात करूं तो अब ये जो पढ़ना है या पढ़ती है, लिखना है या लिखती है, खेलता है या खेलती है, वो इस राम के अनुसार नहीं जाएगा, वो अब यहाँ पे मौजूद कर्म के अनुसार जाएगा। यानी जैसे जैसे कर्म बदलेगा वैसे वैसे क्रिया बदलेगी। यानी सकर्मक क्रिया में सीधा कनेक्शन किससे होता है, सीधा कनेक्शन कर्म से होता है, क्योंकि ये कर्म के साथ आता है। ठीक है, अब हम बात कर चुके हैं अकर्मक की, अब हम बात कर चुके हैं सकर्मक की। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे 3 शब्द आए तो हमने पहचान लिया, वहां पे 3 शब्द आए तो हमें गड़बड़ क्यों हो रहा है, हम क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं, या फिर हमें समझ में क्यों नहीं आ रहा है। तो अब सिंपल सा फंडा कि सकर्मक और अकर्मक को पहचानते कैसे हैं। तो सकर्मक और अकर्मक को पहचानने का सिंपल सा फंडा है, क्या और किसको, इन दोनों से जब आप सवाल करेंगे, और मुख्यतः यानी कि अगर हम बात करेंगे तो मुख्यतः इससे क्या से जब सवाल किया जाता है, करने पर क्या होगा, जवाब मिलेगा। और जब जवाब मिलेगा तो क्या हो जाएगा, जब आप क्या से सवाल करोगे और जवाब मिलेगा तो उसे हम सकर्मक कहेंगे, और अगर जवाब नहीं मिला तो उसे हम क्या कहते हैं, अकर्मक। अब सवाल करके देख लो। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे देखते हैं, सीता गीत गाती है। ठीक है, सवाल करो क्या गाती है। ठीक है, जवाब मिलेगा क्या बच्चे, गीत गाती है। अब ये गीत क्या है बच्चे आपका, ओहो कर्म है। क्या है ये गीत क्या है आपका, कर्म हो गया। यानी सवाल पूछने पे आपको क्या मिल रहा है, जवाब मिल रहा है। जब जवाब मिल रहा है तो वही जवाब आपका क्या बन गया, कर्म बन गया। और अगर आपको जवाब में, इस क्या के जवाब में कोई शब्द मिल रहा है, इससे आपको पता चलेगा कि ये कौन सी क्रिया है, ये आपकी सकर्मक क्रिया है। ठीक है, अब ये दिमाग में आपके बैठ गया कि सवाल करेंगे जवाब मिलेगा, जवाब मिलने का सिंपल सा मतलब है कि ये सकर्मक होगी। अब आते हैं जो हमने छोड़ा था, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ठीक है, सवाल पूछो। ठीक है, क्या भरता है, जवाब मिलेगा, क्या मिलेगा, घड़ा। अब होंगे आप कंफ्यूज, यहां से आपका जो दिमाग है वो घूम जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने कहा सवाल पूछना है, सवाल पूछा हमने, जवाब मिल गया, घड़ा भरता है। ठीक है, अब अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, घड़ा बूंद बूंद से भरता है। ठीक है, हमने कह दिया घड़ा बूंद बूंद से भरता है। अब सवाल पूछो, तब अब सवाल जब पूछोगे आप तो घड़ा कहां पे आ गया, कर्ता के स्थान पे आ गया। यानी पहले स्थान पे क्या हो गया आपका, कर्ता हो गया। अब प्रभाव किस पे पड़ रहा था, घड़ा पे भर कर रहा था। भर कौन रहा था, घड़ा भर रहा था। यानी यहां पे सवाल करने पे जवाब तो मिल रहा है, लेकिन ये सकर्मक क्रिया नहीं है, क्योंकि जवाब में क्या आ रहा है बच्चे आपके पास, जवाब में आपके पास कर्ता ही वापस आ जा रहा है।
अगर हम सवाल करते हैं बच्चा रात भर रोता है, अगर मैंने एक देखा बच्चा रात भर रोता है, सवाल करो क्या रोता है। ऑब्वियसली आपको जवाब मिलेगा क्या, ये क्या हो जाएगा, ये आपके दिमाग में फिट है। कुछ चीजें ऐसे हैं जो गलत है लेकिन दिमाग में फिट है। क्या रोता है, दिमाग तुरंत घूमेगा और हम जवाब देंगे बच्चा रोता है, लेकिन क्या होगा, कौन रोता है। जब हम पूछेंगे कौन रोता है तब आपका जवाब आएगा बच्चा रोता है। ठीक है, यानी कि क्या हुआ, दिमाग में फिट है ये बात कि कौन रोता है की जगह पे क्या रोता है, और हमारा दिमाग चलेगा कि बच्चा रोता है। तो ये क्या हुआ, गलत हो गया। क्यों, क्योंकि बच्चा रोता है में क्या रोता है सिंपल है। अगर मैं इस रात भर को हटा दूं, ऑब्वियसली ये तीसरा शब्द आपको दिख रहा है, अगर मैं इस रात भर को हटा दूं और मैं सिंपल सा सिर्फ इतना लिखूं कि बच्चा रोता है, ठीक है, अब आपको सिंपल सामने दिख रहा होगा कि बच्चा रोता है, यानी ये बच्चा आपका करता है, रोना आपकी क्रिया है, यानी कि ये शब्द, ये वाक्य क्या है बच्चे, आपका अकर्मक। यानी कि इस वाक्य में जो क्रिया इस्तेमाल की गई है वो कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। सिंपल, एकदम क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैंने रात भर लिख दिया तो आपको क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो गया। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से बूंद बूंद से घड़ा भरता है में हमने बूंद बूंद लिख दिया तो आपका क्या हो गया, दिमाग सीधे घुमा और आपने कहा कि घड़ा भरता है, यानी क्या भरता है, घड़ा भर रहा है, घड़ा हमारा क्या हो जाएगा, हमारा कर्म हो गया, यानी सकर्मक। नहीं, ये क्या वाला है, ये जो हमेशा है वो ट्रिक करेगा आपको, यानी कि जहां पे सिंपल है वहां पे आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन जहां पे ट्रिक करेगा वो ऐसी ही जगह होंगे, जैसे रात भर हो गया, ठीक है, दिन भर हो गया, बूंद बूंद हो गया। ये ऐसे शब्द हैं जो परिवर्तनशील नहीं होते हैं और जो आपकी क्रिया के अंतर्गत नहीं आते। तो ऑब्वियसली क्या हो गया कि ये आपके कर्ता के साथ है। अगर ये भी आपको नहीं पता कि आते हैं नहीं आते, इससे भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आप बीच वाले शब्दों को क्या करो, हटा दो। ठीक है, अब देखो कि क्या आपके बच्चे का, या फिर अगर बात किया जाए तो क्या आपके कर्ता का प्रभाव क्रिया पे पड़ रहा है और क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़ रहा है, तो सिंपल सा आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन फिर से वही बात कि जब हम बात कर रहे थे तो ये हटाने की बात सिर्फ ऐसे शब्दों में होगी जो रात भर हो गया, बूंद बूंद हो गया, प्रतिदिन हो गया, ऐसे शब्दों की बात होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम संज्ञा या सर्वनाम वाले शब्द हैं उनको भी हटा देंगे। जैसे कि राम आम खाता है, आम क्या है, संज्ञा है, तो इसको नहीं हटाएंगे। सामने से दिख रहा है कि हमारा संज्ञा शब्द है, संज्ञा का इस्तेमाल हुआ है तो वो कर्म के रूप में ही आएगा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे सर्वनाम है तो आपको ये थोड़ा सा रीजनिंग लगाना पड़ेगा। क्या आप पे सवाल पूछो, सिंपल सा है बच्चे, क्या आप पे सवाल पूछो, जवाब मिलता है, देखो वो जवाब क्या है, तो ऑब्वियसली आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें और भी थोड़ी क्लियर हो जाएंगी जब हम परिभाषा को पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, चलो तो हम बात करते हैं, जितनी चीजें हमने पढ़ी आई होप इतनी चीजें तो आपको समझ में आई होंगी। अब हम परिभाषा के थ्रू इन सारी चीजों को एक बार क्लियर कर लेते हैं ताकि एक बार में आपका जो डाउट है वो खत्म हो जाए। ठीक, तो हमारा परिभाषा क्या कहता है, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। अकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं में कर्म का फल कर्ता पर ही सीमित रहे वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। उदाहरण, मोर नाचता है, इसमें नाचना क्रिया क्या है बच्चे, आपका अकर्मक क्रिया। मोर करता है, नाचने की क्रिया उसी के द्वारा पूरी होती है, अतः नाचने का फल भी उसी पर पड़ता है, इसलिए नाचना क्या है, क्रिया। यानी कि जिसके द्वारा कार्य किया जाएगा और जिस पे फल पड़ेगा वही होगा आपका क्या, क्रिया, और सॉरी वही आपका क्या हो जाएगा, कर्ता। ठीक, किसमें, अकर्मक क्रिया में। अकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरण हैं, सूरज निकलता है, बच्चा खेलता है, राधा गाती है, वह चिल्लाता है, राम जाता है, विवेक नहाता है, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, मेरे हाथ खुजलाते हैं, लड़का सोता है, गाड़ी दिखाई देती है। यानी अगर हम बात करेंगे तो ये सारे एग्जाम्पल आपके कैसे हैं बच्चे, तो ये सारे एग्जाम्पल आपके अकर्मक क्रिया के हैं। अब यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल भी हैं जो आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि एक बार ऐसा हो गया कि आपका दिमाग थोड़ा घूम गया तो आपको समझ में आएगा कि
अरे यार ये चीज तो हमने पढ़ी ही नहीं थी, तो इसलिए एग्जाम्पल और भी देख लेते हैं। वह रात भर नहीं सोया, चिड़िया आकाश में उड़ती है। क्या उड़ती है? चिड़िया बोल दोगे तुम लोग, मुझे पता है, मैं कितना इतना विश्वास है, पर कौन उड़ता है पे जवाब आएगा, क्या उड़ता है पे जवाब नहीं आएगा। ठीक है, बच्चा रो रहा है, कुछ बालक हंस रहे हैं, मेरा भाई शिक्षक हो गया है, सोना पीला होता है, साधु चोर निकला, वह मनुष्य बुद्धिमान है, वह रास्ता लंबा होता जा रहा है, वह लड़की पानी में डूब रही है। ये सब कैसे एग्जाम्पल्स हैं? सारे के सारे आपके अकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब ये जो है पहले हम सकर्मक क्रिया को पढ़ेंगे, उसके बाद दोनों को पहचानने की बात करेंगे। सकर्मक क्रिया, हिंदी वाक्यों में जब होने वाली क्रिया को कर्ता की आवश्यकता होती है या क्रिया कर्ता के द्वारा की जाती है तो वह क्रिया क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया कहलाएगी। यहां पे क्या होगा? हिंदी वाक्यों में जब होने वाली क्रिया कर्म की आवश्यकता होती है या क्रिया कर्म के द्वारा, ठीक है, कर्म के द्वारा की जाती है तो वह क्रिया सकर्मक कहलाती है। यदि हम सरल भाषा में समझे तो वाक्य में प्रयोग होने वाली क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको गलत नजर आ रहा है, उसे खुद से ठीक कर लेंगे, पीछे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नहीं तो वैसे भी ये चेंजेस कर, मतलब ये जो है ये मैं लिख करके भेजूंगी, आपकी जो पीडीएफ आपको प्राप्त होगी उसमें थोड़े से चेंजेस मैं करके भेज दूंगी, इसके लिए आप परेशान मत होना। ठीक है, जैसे खाना पीना, सुनना, देना, काटना, बेचना, खरीदना, खिलाना, पढ़ाना, धोना, डराना, जीतना, रुलाना, हराना आदि। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है, सकर्मक क्रिया के उदाहरण। रवीश हिंदी बोलता है, अंकुर शरीर खुजलाता है, राधा सब्जी बनाती है, हरीश फुटबॉल खेलता है, मनीषा खाना पकाती है, मोहन मंदिर जाता है, महेश शिकार करता है, पिंकू संतरा खाता है, राजू रमेश को बुलाता है और आतंकी गाड़ी चलाता है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली आप खुद भी देख सकते हो और खुद भी आप अपने शब्द जो आपको दिख रहे हैं वो अंडरलाइन कर सकते हो कि कौन सा कर्म है। क्या लगाओ, सवाल पूछो, जवाब मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, रविश हिंदी बोलता है, क्या बोलता है? हिंदी बोलता है। अंकुर शरीर खुजलाता है, क्या खुजलाता है? शरीर खुजलाता है। राधा सब्जी बनाती है, क्या बनाती है? सब्जी बनाती है। यानी जब आप सवाल पूछोगे आपको जवाब मिलेगा, और जो जवाब है वो क्या है बच्चे? ये सारे आपको दिख रहे हैं कि आपके संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। यानी कि सिंपल सा फंडा है, सवाल पूछना है, जवाब मिलेगा, और आपके वाक्य में क्या होगा? कर्म की उपस्थिति होगी। यानी कि क्रिया का प्रभाव जब कर्म पे पड़े, क्रिया जो है वो संपन्न किसके द्वारा किया जा रही होगी? क्रिया के द्वारा, कर्म के द्वारा की जा रही होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक होता है एक कर्मक, एक होता है द्विकर्मक। अब यहाँ पे इसी के अंतर्गत आप देख लीजिए, मान लेते हैं रवीश हिंदी बोलता है, ठीक है। अब यहाँ पे रवीश हिंदी बोलता है तो इसको हम कैसे समझेंगे? देखो यहाँ पे हिंदी क्या है बच्चे? एक कर्म है, ठीक। बोलना क्या है? आपकी क्रिया है, ठीक है। और रवीश क्या है? आपके लिए कर्ता है। अब क्या किया जाए अगर हम इसी वाक्य में दो कर्म का इस्तेमाल कर ले? फॉर एग्जाम्पल, रवीश श्याम को रुपए देता है, ठीक है। रवीश श्याम को रुपए देता है। अब अगर मैं यहां पे लिख दूं कि रवीश श्याम को पुस्तक देता है, ठीक है। अब यहां पे क्या देता है? सवाल करो, क्या देता है? तो पुस्तक। और किसको देता है? क्या पे पुस्तक मिलेगा, और किसको? तो श्याम को। यानी कि आपका कर्म ये भी है और कर्म ये भी है। यानी एक ही वाक्य में जब दो कर्म की उपस्थिति होती है तो हम द्विकर्मक कहते हैं, और जब एक वाक्य में एक ही कर्म की उपस्थिति होती है तो हम क्या कहते हैं? उसे एक कर्मक कहते हैं। जैसे ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? एक कर्म की उपस्थिति है, और जब हम वाक्य में दो कर्मों की उपस्थिति दिखाएंगे तो द्विकर्मक। यहाँ पे वही कहा गया। सकर्मक क्रिया के दो प्रकार होते हैं। एक कर्मक की अगर बात करें, जिस क्रिया में एक ही कर्म हो रहा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक कर्मक।
विपिन किताब पढ़ता है, विकास फुटबॉल खेलता है, रमेश रोटी खाता है, मनीषा खाना पकाती है, हरीश फुटबॉल खेलता है। यानी ये सारे एग्जाम्पल में क्या है बच्चे, एक ही आपके पास कर्म है। लेकिन जब दूसरे की बात करेंगे, द्विकर्मक की बात करेंगे, तो द्विकर्मक में क्या होता है, जब किसी क्रिया में दो कर्म होने का बोध हो तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विकर्मक। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपके क्या हो जाएंगे, दो कर्मों से युक्त होंगे। राम ने रावण का मुकुट गिराया। अब यहाँ पे रावण और मुकुट, ये क्या है, क्या गिराया, मुकुट, और किसका, तो ऑब्वियसली रावण का। शुभम कालू की पतंग उड़ाता है, क्या उड़ाता है, पतंग, और किसकी, तो कालू की। यानी कि जब आप सवाल करोगे क्या से और किसको से, तो आपको दो जवाब मिलेंगे और दोनों क्या होंगे, आपके कर्म होंगे। और जब आपके पास कर्म की उपस्थिति होगी एक से अधिक, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विकर्मक संयुक्त सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, या फिर द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक उसमें लगाने की जरूरत नहीं है, बस इतना है कि सकर्मक क्रिया के अंतर्गत दो कर्मों की उपस्थिति हो सकती है, जिसमें हम उसे द्विकर्मक के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये आ जाते हैं, दोनों की डिफरेंस की बात कर लेते हैं। सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान। सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान में क्या, किसे और किसको लगा करके हम सवाल करेंगे, जो कि मैं अभी आपको बता रही थी, उसी को बस यहाँ पे लिखित रूप में दिया गया है। आदि प्रश्न करने से होता है, यदि इन प्रश्नों का कुछ उत्तर वाक्य में प्राप्त हो तो क्रिया सकर्मक है, यदि उत्तर नहीं मिले तो क्रिया अकर्मक होती है। उदाहरण, मारना, पढ़ना, खाना। इन तीनों क्रियाओं में क्या, किसे और किसको लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर क्या मिलेंगे, सुरेश ने राजू को मारा। ठीक है, अब यहाँ पे आप जब आपको किसको मारा बच्चे, तो राजू को मारा। शीला ने स्वेटर बुन लिया, क्या बुन लिया, तो स्वेटर बुन लिया। अब अगर आप क्या, किसे और किसको लगाकर सवाल करोगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इन सभी उदाहरणों में क्रिया सकर्मक है। उपयुक्त क्रियाओं में क्या या किसको प्रश्न वाक्य से करने पर पता चलता है कि सुरेश ने राजू को मारा, शीला ने स्वेटर बुना, रहीम ने सर्कस देखा तथा श्याम ने खेत जोता। उपयुक्त वाक्यों में क्या प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त होता है, तो यह सकर्मक क्रिया के उदाहरण हो गए हैं। अब कुछ क्रियाएं सकर्मक और अकर्मक दोनों होती हैं। अब यहाँ पे एक चीज आपको थोड़ी सी समझनी होगी। आई होप यहाँ तक आपको सकर्मक और अकर्मक में कोई दिक्कत नहीं होगी। सकर्मक आपको समझ में आ गया होगा, अकर्मक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब तक हमने सकर्मक और अकर्मक में बच्चे क्या किया, हमने वाक्य का इस्तेमाल किया, यानी कि हम क्या कर रहे थे, तो हम वाक्य के अंतर्गत इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे और हम ऑब्वियस आसानी से सवाल पूछ रहे थे, हमें जवाब मिल रहा था। लेकिन क्या है कि आपका जो सवाल आता है, यानी आपसे जो प्रश्न किया जाता है पेपर में, वो थोड़ा अलग होता है। कैसे होता है, एक तो ऑब्वियसली परिभाषा पूछ लिया जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज वाक्य में पूछ लिया जाता है तो आप बता दोगे। पर कभी कभी क्या होता है कि आपके पास क्रिया के शब्द दिए गए होते हैं और पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका जो है वो अकर्मक है, या फिर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका सकर्मक है, या फिर जो लिखे गए हैं उसमें से किस शब्द को आप सकर्मक के अंतर्गत रखते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो खाना, मारना, खेलना, पढ़ना, लिखना, रोना, गाना, नाचना, चलना, आना, जाना। अब यहाँ पे कुछ क्रिया मैंने लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम पहचानेंगे कैसे, मान लीजिए ये सारी क्रिया हमें दे दिया गया कहीं पे और बताया गया कि इसमें से हमें आपके सकर्मक दिखना है, यानी सकर्मक बताना है कि कौन कौन सा है। ये जो आपकी क्रियाएं लिखी गई हैं आपको बताना है कि इन सब में से सकर्मक कौन सा है। तो अब आप पहचानोगे कैसे कि किसे हम सकर्मक के अंतर्गत रखेंगे। तो सिंपल सा फंडा है, क्या करेंगे, क्या लगाकर सवाल पूछ लेंगे। यहाँ पे अब आपको दिख तो नहीं रहा कुछ भी, यानी करता है ही नहीं, आपको कर्म दिख ही नहीं रहा है, तो कैसे सवाल पूछेंगे। सिंपल सा फंडा है, क्या सवाल पूछेंगे। अब यहाँ पे क्या खाता है, ठीक है। अब जैसे ही क्या खाता है दिमाग में आता है तो आपको आंसर, अब यहाँ पे करता तो नहीं है, कर्म भी नहीं है,
तो अब आपके दिमाग में आंसर्स बहुत सारे आ सकते हैं ना, खाना खाता है, रोटी खाता है, आम खाता है, सब्जी खाता है, खीरा खाता है, मिठाई खाता है, गुलाब जामुन खाता है। यानी कि अगर मैं कहती हूं कि क्या खाता है तो जवाब अनगिनत हो सकते हैं और जवाब होंगे। यानी कि इस क्या का जवाब हमें मिल रहा है, और जैसे ही इस क्या का जवाब आपको मिल गया, ये खाना क्या हो गया आपका, सकर्मक। ठीक उसी तरीके से अब सवाल पूछो मारना, क्या मारता है? तो अब इस पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो मारना शब्द है ये दो तरीके से इस्तेमाल होता है। एक शिकार करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है कि उसने मछली मारा यानी शिकार किया, और एक मारना वो जो मम्मी का जो फ्लाइंग चप्पल रिसीव्ड वाला कॉन्सेप्ट होता है वो वाला। तो ये दो तरीके से हो जाएगा। तो इसलिए इसमें ये जो है एक्सेप्शनल के अंतर्गत आप रख सकते हो, यानी कि कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो क्या होंगी, दोनों रूपों से इस्तेमाल में आती है, सकर्मक और अकर्मक दोनों रूपों में इस्तेमाल में आती है। ठीक है, अब वो क्या मारता है तो ऑब्वियसली आप सवाल का जवाब दे दोगे। अब क्या खेलता है, अब फिर से आया आपके पास, क्या खेलता है? फुटबॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है, हॉकी खेलता है, वॉलीबॉल खेलता है, बैडमिंटन खेलता है। यानी कि खेलने का बहुत सारा जवाब आ जाएगा, कोई एक ही नहीं है जिस पे आप रुकोगे। यानी इस क्या का जवाब मिल रहा है, तो इसे भी हम कहाँ रखेंगे, सकर्मक के अंतर्गत। पढ़ना, क्या पढ़ता है? उपन्यास पढ़ता है, कहानियां पढ़ता है, पत्र पढ़ता है, समाचार पढ़ता है, किताब पढ़ता है, यानी कि बहुत कुछ पढ़ सकता है। तो ये भी क्या हो गया आपका, सकर्मक। अब क्या लिखता है? पत्र लिखता है, उपन्यास लिखता है, निबंध लिखता है, वो अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें हम इससे लिखवा सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, सकर्मक। अब आ जाइए, क्या रोता है? कितना भी लगा लो दिमाग, क्या रोता है का जवाब नहीं आएगा। क्या रोता है पे नहीं आएगा, कौन रोता है पे आएगा। यानी कि कौन से पूछेंगे तब हमें जवाब मिलेगा, और हमें किससे जवाब चाहिए, क्या से चाहिए। यानी ये क्या हो गया बच्चे आपका, अकर्मक। ठीक ठीक उसी तरीके से क्या गाता है? गीत गाता है, कविता गाता है, मतलब कि बहुत तरीके की चीजें, गाना गाता है, कुछ भी करा सकते हैं। यानी कि ये भी आपका क्या हो जाएगा, सकर्मक। नाचता है, क्या नाचता है? नहीं, कौन नाचता है? राधा नाचती है, गीता नाचती है, मोर नाचता है। यानी कि नाचना क्या हो जाएगा, किसी कर्ता को ही लेके आएगा, क्या का जवाब नहीं देगा, कौन का जवाब देगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, अकर्मक। चलना, क्या चलता है? नहीं जवाब आएगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे आना, क्या आता है? नहीं जवाब आएगा। जाना, क्या जाता है? नहीं जवाब आएगा। यानी कि क्या होगा कि जब हम अपने शब्द के आगे क्या लगा करके सवाल करेंगे, क्रिया के आगे क्या लगाकर सवाल करेंगे, और जब हमें जवाब मिलेगा तो सकर्मक क्रिया, और जवाब नहीं मिला तो अकर्मक क्रिया। अब जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, उसी की यहाँ पे बात हो रही थी कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो क्या होते हैं बच्चे, वो आपके दोनों रूपों में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक, यहाँ पे है कि कुछ क्रियाएं सकर्मक और अकर्मक दोनों ही होती हैं, प्रसंग अथवा अर्थ के अनुसार उनके भेद का निर्णय लिया जाता है या निर्माण किया जाता है। जैसे मैंने कहा मारना, एक मारना मतलब शिकार करना, एक मारना मतलब पीटना। तो ये क्या हो जाएगा, ये दो चीजें हो गई, यानी कि दो प्रसंग, या फिर अगर हम बात करें अर्थ के आधार पे दो निकला। तो उसी तरीके से आपकी कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो क्या होती हैं बच्चे, वो अर्थ के आधार पर उनका निर्णय किया जाता है कि वो सकर्मक होंगी या अकर्मक हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे उसका पैर खुजलाता है, उसका जी ललचाता है, वह चिढ़ा रही है, ये ऐसे शब्द हैं जो आपके क्या हो जाएंगे, आपके दोनों रूपों में इस्तेमाल किए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी चीजें हम देख लेते हैं, आपकी परिवर्तन वाली बात रह गई थी वो समझ लेते हैं। अकर्मक क्रिया से सकर्मक क्रिया बनाने के कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं। हिंदी व्याकरण के नियमों के अनुसार यदि दो अक्षर वाली धातु के प्रथम अक्षर को दीर्घ कर दिया जाए और तीन अक्षर वाली धातु के दूसरे अक्षर को दीर्घ कर दिया जाए तो अकर्मक क्या हो जाता है, सकर्मक में। अब ये जो बात कही गई थी वो समझने में बहुत बड़ी लग रही होंगी, पढ़ने में कुछ बड़ी दिखाई दे रही होगी, समझ नहीं आ रहा होगा कि गोल गोल क्या घुमाया जा रहा है। सिंपल तरीके से इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, बिगड़ना। ठीक है, क्या शब्द है बच्चे आपके लिए, बिगड़ना शब्द है। अब आपको बताना है कि इस बिगड़ने को, ये क्या है, बिगड़ना क्या है आपका, अकर्मक क्रिया है। ठीक है, अब इसे सकर्मक में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दिया गया है, बिगाड़ना।
बिगाड़ना यानी कि ये क्या हुआ, ग के साथ एक आ की मात्रा जोड़ दी गई है और आ की मात्रा क्या होती है, दीर्घ होती है। ठीक है, तो वो जो परिभाषा आपको कहा जा रहा था वो यही कहा जा रहा था कि जब दो अक्षरों या वर्णों की आपके शब्द होंगे तो पहले में परिवर्तन आता है और जब 3 होंगे या 3 से ज्यादा होते हैं तो दूसरे में। अब यहाँ पे क्या है बच्चे, आपके 3 से ज्यादा है तो ये क्या परिवर्तन आया, दूसरे में आया। अब यहाँ पे देखो टहलना यानी कि टलना, ठीक है, टहलना मेरे से निकल गया, टलना, अब ये क्या हो जाएगा, टालना। पीटना, पीटाना। उखाड़ना, उखड़ना, ये क्या हो जाएगा, वो ऐसे परिवर्तन। ये यहां से ट्विस्ट हो गया बच्चे, ये इधर होगा और ये इधर होगा, इसका वाला बस परिवर्तन देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी सब सही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके रूप में परिवर्तन हो गया है। अब देखो ये चीज अगर आप बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते हो और बहुत ज्यादा सोचना नहीं चाहते हो तो जरूरत नहीं है, यानी कि आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जब भी आपका कोई ऐसा शब्द है जो अकर्मक से सकर्मक में परिवर्तित हो रहा है तो वो आपके समक्ष दिख जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास कर्म की उपस्थिति दिखा देगा। और अगर उसमें वो भी दिक्कत देगा तो बस एक बार ये देख लीजिएगा सरसरी निगाहों से कि कौन से एक ऐसे क्रिया शब्द हैं जो सकर्मक में परिवर्तित होते हैं, यानी कि सकर्मक और अकर्मक दोनों ही रूपों में वो आपको दिखेंगे, थोड़े से रूप परिवर्तन के साथ। तो आपको क्या है, बिगड़ना, टलना, पीटना, उखाड़ना, गड़ना, लड़ना, लड़ाना, फंसना, संभालना, काटना, मरना। वैसे ही आपका मुड़ना, दिखना, घिरना, फिरना, छिड़ना, छूटना, फटना, झूठना, टूटना, मटकना, ये क्या है, ये सारे आपके शब्द कौन से हैं, तो ये सारे के सारे आपके परिवर्तनशील हैं, यानी अकर्मक में सकर्मक और सकर्मक में अकर्मक वाला कॉन्सेप्ट इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो हमने अब तक की जो हमारी सेशन गया उसमें हमने क्या पढ़ा, तो अब तक की क्लास में हमने पढ़ा कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया का मूल रूप जो है उसे किस नाम से जानते हैं, हमारा जो मूल धातु होता है उसमें हम कौन से प्रत्यय का इस्तेमाल करते हैं और फिर हम उसे क्रिया के रूप में बना देते हैं और क्रिया का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर हमने जाना कि हमारी जो रचना है उसकी दृष्टि से हमारी क्रिया के कितने भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक किसे कहते हैं, और उसके बाद हमने बात किया कि अगर हम सकर्मक और अकर्मक की बात कर रहे हैं तो सकर्मक और अकर्मक को पहचानते कैसे हैं, और अगर वाक्य के अलावा स्वतंत्र रूप से आपके ये शब्द आ जाते हैं तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सकर्मक है और कौन सा अकर्मक है। सो अगर मैं बात करूं तो आज के सेशन में हमने रचना के आधार पे जो आपकी क्रिया के दो भेद होते हैं उनको समझा है, जाना है, और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये वाला सेक्शन जो होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है आपके पर्सपेक्टिव से, हालांकि बहुत इजी है ये। अगर इसमें कोई डाउट हुआ, आपको कुछ ऐसा है जो आप चाहते हो कि हम फिर से बात करें इस पे, या फिर हमें एक बार और इसे डिस्कस कर लेना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे ताकि मुझे क्लियरिटी हो कि आपको कितनी अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आई। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज का ये जो सेशन है यहीं पे समाप्त करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में जहां हम बात करेंगे आपके जो प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं उनको जानेंगे, समझेंगे, जिसमें संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, अगर हम बात करें सहायक क्रिया, नाम धातु क्रिया, इन सब का हम देखेंगे कि ये कौन सी होती हैं, कैसे बनती हैं, और बाकी सारी चीजों को समझेंगे। ठीक है, सो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपना ध्यान रखो। थैंक यू।